एसआईपी तो 100% सुरक्षित है। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। एसआईपी तो एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं और वो तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा भी दे चुका है। म्यूचुअल फंड एसआईपी 100% सुरक्षित हो सकेंगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट देखें तो 100% सुरक्षित नहीं होते। हम तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को रिस्क फ्री और कोई रिस्क होने वाला इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर अपने बैंक एफडी देखें तो उसमें इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपके लिए नहीं जनरेट कर सकेंगे। अगर अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो इसमें मार्केट रिस्क और मार्केट वॉलीटिलिटी होते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो वो तो भी फिर स्टॉक और इन्वेस्टमेंट लाइक एफडी पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से इसमें भी थोड़ा सा रिस्क पड़ती है। अगर आप देखें तो एसआईपी सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में एनालाइज करने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि एसआईपी तो क्या होते हैं। एसआईपी तो एक स्कीम नहीं होते, लेकिन ये तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम में देखेंगे तो अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी शुरुआत करना है तो ये तो किस तरीके का असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं वही उसका रिस्क को डिटरमाइन करते हैं। एक उदाहरण, अगर इन्वेस्टर इक्विटी फंड चुन कर दिया जाते हैं तो इसके लिए मार्केट रिस्क भी होते हैं और देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम रिटर्न मिलने का मौका तो ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखें तो डेब्ट फंड में होने वाले प्रिंसिपल अमाउंट का रिस्क तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। इसका अर्थ है कि डेब्ट फंड में कोई भी रिस्क नहीं है, नहीं। अगर देखें तो डेब्ट फंड में होने वाले लो इंटरेस्ट रेट के कारण इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन टैकल करने में मुश्किल पड़ सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह डेब्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टर के लिए इन्फ्लेशन रिस्क तो हो सकते हैं। बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स की तरह म्यूचुअल फंड एसआईपी में भी रिस्क पड़ती है, फिर भी यह क्यों इतना पॉपुलर होते हैं? क्योंकि अगर देखें तो म्यूचुअल फंड में होने वाले एसआईपी स्ट्रैटेजी वजह से इन्वेस्टर का रिस्क तो ज़्यादा कम पड़ सकते हैं और उसका सेफ्टी क्वेश्चन को भी हो तो बढ़ा कर सकेंगे। अगर किसी भी इन्वेस्टर तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी वजह से इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, वो तो रेगुलरली इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और जब मार्केट तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे उसी समय वो एसआईपी को शुरुआत भी कर दिया जाते हैं। उसके बाद मार्केट तो नीचे गिरते हैं और मार्केट तो रिकवर कर दिया जाते हैं, वो सभी समय में भी वो तो रेगुलरली इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर सभी मार्केट हाइज और लोस में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए क्या होते हैं? अगर देखें तो अगर एक इन्वेस्टर तो सभी मार्केट फेसेस सभी अप्स एंड डाउन्स फिर अप्स एंड डाउन्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए जब मार्केट तो नीचे गिरते मौका होता है कि ज़्यादा यूनिट्स कम प्राइस में लेने के लिए, ये तो प्रॉफिट ही होते हैं ना। इसमें क्या हो रहा है इन्वेस्टर के लिए? अगर देखें तो जब मार्केट तो नीचे गिरते वो तो ज़्यादा यूनिट्स को खरीद कर सकेंगे और जब मार्केट तो फिर ऊंची पड़ते उसी समय वो यूनिट्स का वैल्यू भी ऊंची होने के कारण उसको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकते हैं। अब ओवरऑल देखें तो एसआईपी तो एवरेज प्राइस कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आप देखें तो जो भी इन्वेस्टर ज़्यादा टेक्निकल और डिटेल एनालिसिस करते हैं इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, वो जो इन्वेस्टर एसआईपी वजह से रेगुलरली इन्वेस्ट कर दिया जाता है उसके लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अगर देखें तो एसआईपी में होने वाले और एक चीज़ हो सकते हैं कि वो तो इन्वेस्टर का सेफ्टी क्वेश्चन भी समय से समय बढ़ कर सकेंगे, जिसके वजह से इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। अब इसको और भी किसी तरीके से बड़ा कर सकते हैं। अगर आप देखें तो किसी भी इन्वेस्टर एसआईपी स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो सही फंड चुनने की ज़रूरी पड़ती है। जब वो सही फंड चुन कर दिया जाता है तो उसका सेफ्टी क्वेश्चन तो और भी बड़ा होते हैं और ये तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने के कारण ये तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक इक्विटी फंड्स और थीमेटिक इक्विटी फंड्स भी इंक्लूडेड होते हैं और यह फंड्स देखें तो इसमें रिस्क तो ज़्यादा होते हैं। यह पर्टिकुलर स्कीम और सेक्टर तो फंड मैनेजर ही हैंडल कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टर तो एक्टिवली मैनेज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का आउटलुक भविष्य काल में नेगेटिव होते हैं तो फंड मैनेजर के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उससे बाहर आने के लिए और अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें भी ज़्यादा सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के कारण इसमें डाइवर्सिफिकेशन होते हैं। अगर किसी भी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो सेक्टर का एक्सपोजर तो ये तो कम पड़ सकते हैं और किसी भी सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे वो सेक्टर के एक्सपोजर को तो बढ़ा कर सकेंगे।
अगर देखें तो इसमें सभी तो फंड मैनेजर ही हैंडल करने के कारण अब तो ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। अगर आपने स्पेसिफाइड फंड्स के साथ एक्टिवली मैनेज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स से कंपेयर किया तो उसमें तो रिस्क तो ज़्यादा पड़ती है। और देखें तो इसकी बावजूद आप तो किस तरीके से सेफ्टी क्वेश्चन को और भी बढ़ा कर सकेंगे। आप तो NFO में SIP को नई शुरुआत करना चाहिए। NFO होते हैं कि न्यू फंड ऑफर। मैं इसी कारण के लिए अब बोलता हूँ कि ये फंड तो नए होते हैं और इसमें कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होते, और इसी कारण के लिए हम नहीं बोल सकते कि ये तो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और ये तो क्या इम्पैक्ट करते हैं आपका पोर्टफोलियो में, ये तो किस तरीके का स्ट्रैटेजी को उपलब्ध कर दिया जाता है। जब मार्केट तो ऊंची पड़ती है उसी समय वो तो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जब मार्केट तो नीचे गिरते हैं उसी समय वो तो किस तरीके से हैंडल कर सकेंगे। अगर आपको ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण आप तो NFO में SIP को नई शुरुआत करना चाहिए। अब तक आपको यह जानकारी मिल चुकी है कि सेक्टोरल फंड और NFO में आप तो SIP को नई शुरुआत करना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन बीट करने के लिए आप तो किस फंड पर SIP को शुरुआत करना चाहिए। आप तो इक्विटी फंड्स में SIP को शुरुआत करना चाहिए, और जब आप फंड को चुन कर दिया जाता है उसी समय आप तो ट्रैक रिकॉर्ड पर भी ध्यान देने की ज़रूरी पड़ती है। जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आप तो मिनिमम 3 साल की ट्रैक रिकॉर्ड देखने की ज़रूरी पड़ती है, और मार्केट में देखें तो ज़्यादा फंड्स के लिए 5 साल से 7 साल तक ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं। और जब आप ट्रैक रिकॉर्ड एनालाइज कर दिया जाता है तो आप देखना चाहिए कि पास में तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दिया जाता है या नहीं। अब तो रीसेंट परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। अब तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बारे में देखना चाहिए, और देखें तो अब तो भविष्य काल में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसके लिए आप तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने की ज़रूरी पड़ती है। और जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर दिया जाते हैं तो आप तो भविष्य काल पर ध्यान देने की ज़रूरी पड़ती है, और यह कारण के लिए फाइनेंशियल प्लानर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेते हैं तो आप तो अच्छा तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। यह वीडियो से आप तो यह जानकारी लेना चाहिए कि आप तो सेक्टोरल फंड और NFO फंड में SIP शुरुआत करने के बावजूद जिस फंड तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और जिस फंड के लिए अच्छा भविष्य काल होते हैं आप तो उस फंड पर SIP शुरुआत करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।